अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। आज के प्रोग्राम में हम जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें सरे फहरिस्त है तौहीन अदालत का केस और ये सवाल भी कि क्या एतजाज़ अहसन अपनी वकालत का भरम कायम कर पाएंगे और रख पाएंगे या नहीं। मेमो कमीशन का इजलास, मंसूर एजाज आज फिर लापता है और दस्तूर में 20वीं तरमीम, इसके क्या मुस्तकबिल हैं और क्या मुज़मरात होंगे। निगरान हुकूमत कैसे बनेगी और निगरान हुकूमत के तजुर्बात कहाँ कहाँ होंगे और कैसे रहे, इन पर भी बात होगी। और इसके साथ साथ सेनेट का इलेक्शन जिसके लिए सियासी जमातों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, तौहीन अदालत में आज जो एक बड़ी अहम चीज़ आई वो ये पता चला कि एतजाज़ अहसन साहब ने एहसानात भी गिनवाए हैं जो वज़ीर आज़म ने किए जुडिशरी को बहाल करके। वज़ीर आज़म ने बहाल की थी जुडिशरी? वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था बहाली का। अब आप, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ये जो सब कॉन्टिनेंट है हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इसको आज़ादी लॉर्ड माउंटबेटन ने दी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बानी है वो है पाकिस्तान के और इंडिया के? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो हालांकि ऐलान तो उन्होंने किया था लेकिन 3 जून 1947 को उन्होंने ऐलान किया ना कि हम इंडिया आज़ाद हो रहा है, 2 हिस्से में तकसीम होगा और ये इस तरह से तकसीम होगा। तो प्लान तो उन्होंने दिया था ना, तो आज़ादी भी उन्होंने दी थी क्या? नहीं, आज़ादी तो ली गई थी, बल्कि छीनी गई। हाँ, तो ये अदलिया की जो आज़ादी है, ये बहाली है, ये भी छीनी गई है। तो ये उनके बच्चों को याद दिलाना कि हमने आप पे ये एहसान किया। कोई एहसान देखिए बात सुनिए, फिर हम आप कहाँ चले गए? पूरी कौम, मीडिया, सिविल सोसाइटी, सियासी जमातें, सब ने मिलकर जिद्दोजहद की और जिद्दोजहद इसलिए की कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने नो कर दी। ठीक है, नहीं की, उनके सामने डट के खड़े हो गए, परवेज मुशर्रफ साहब के सामने। अगर वो डट के खड़े ना होते तो हम कुछ भी कर लेते। अच्छा सर, अब ये बताएं कि तो ये बात बड़ी ज्यादती की बात है, ये बार बार कहना कि वजीर आजम ने ये काम कर किया, लोगों के मुतालबे को तस्लीम किया, दुरुस्त बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब वजीर आजम जो है वो कानून से बालतर हो गए और एतजाज अहसन साहब को शर्फ हासिल हुआ चीफ जस्टिस की ड्राइविंग का और एक ड्राइविंग फोर्स भी बने वो। तो इसका मतलब है कि अब उनके जो जिस मुकदमे में वो आएंगे वो उनको हार पहना दिए जाएंगे और रेड कारपेट ट्रीटमेंट होगा कि जनाब आप मुकदमे का फैसला कर लीजिए। सर, एतजाज अहसन साहब कल तक तो थे चीफ जस्टिस के इंजन, आजकल है वजीर आजम के इंजन, तो ये ट्रेन को मंजिल पे ले जा पाएंगे? आज तो जब वो आर्गूमेंट्स दे के बाहर निकले तो वो उखड़े उखड़े से सरकार नजर आते थे, क्योंकि देखिए उनका सारा जोर इस बात पर है कि तौहीन अदालत इसलिए नहीं हुई कि वजीर आजम ने जो समरी थी लॉ मिनिस्ट्री की उसके मुताबिक अमल किया। देखिए, अब वजीर आजम को, ये बात तो वजीर आजम को भी पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जब हुक्म आता है तो अमल उस पर होता है, समरी पे नहीं होता। एक बात। दूसरी बात, अब वो कह रहे थे आज सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जो जज हैं, जो 7 जज हैं, उन्होंने मुझे सुना नहीं, मुझे मौका नहीं दिया, मेरे दलाइल बीच में रह गए और उनका ख्याल ये था कि अब दलाइल जो है मैं देता चले जाऊंगा। उन्होंने कहा जी, उनकी पिटीशन में लिखा है कि जस्टिस कॉर्नेलियस ने लिखा है कि कातिल का वकील जो है उसको भी मौका देना चाहिए जब तक वो बोलना चाहे। भाई, ये तो पाकिस्तान में ये तमाचे होते हैं कि वकील जो है वो हफ्तों बोलते हैं। आप चले जाए अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में, फेडरल कोर्ट जो उनकी है, उसमें तो आधा घंटा, अच्छा, 45 मिनट वकील को वो बात अपनी मुकम्मल करनी होती है। और आप अगर इंग्लैंड में चले जाएं, वहां भी ये हालत है। वहां ये नहीं होता कि वकील साहब जो है वो जितना दिन चाहे बोलेंगे और जज जो है खामोश बैठे रहेंगे। वहां तो एक पेशी भी अगर आप एडजर्नमेंट लेते हैं ना, तो उसकी कॉस्ट देनी पड़ती है उस पार्टी को जिसने एडजर्नमेंट ली हो। तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इधर पाकिस्तान में ये जो चोचले हो रहे हैं, ये पाकिस्तान में हो रहे हैं। तो गोया वो जो कल तक हदायत की गई है कि मुकम्मल कर लें अपने, उन्होंने कहा 10:30 बजे तक आप अपने दलाइल मुकम्मल कर लें। और अब दलाइल क्या है? दलाइल ये है कि जनाब वजीर आजम ने तो आपको बहाल किया था, आप उनको बहाल करने रहने दें। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। जो बात वाजे होनी चाहिए, दलील से होनी चाहिए। उन्होंने पहले भी कहा था मैं जजों को मना लूंगा को मिन्नत तरला करके। तो ये मिन्नत तरले का मामला नहीं है,
ये जुडिशरी जो बहाल हुई है ये आजाद जुडिशरी है, इसलिए बहाल नहीं हुई कि जनाब ये जो उन्होंने खुद कहा कि इसका मतलब यह है कि जब तो फिर तो हम जो इख्तिदार वाले थे जबरदस्त उनके सामने सजदा रेज रहा था। अच्छा सर, ये जो तहम्मुल और बुर्दबारी से काम नहीं लिया जा रहा वजीर आजम के साथ, इन दलाइल की क्या अहमियत है कि वजीर आजम को कानूनी तौर पर करें इस्तिस्ना भी कहीं हासिल है? देखिए, वजीर आजम को भी इस्तिस्ना है अपने फराइज की अदायगी के सिलसिले में, और सदर साहब का इस्तिस्ना पर तो वो बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि उनका मतलब यह है कि इस्तिस्ना पे बहस नहीं होगी। जब कल एक पॉलिटिकल मौकफ इख्तियार करना पड़े तो फिर ये कहा जाएगा कि जनाब हमें इस्तिस्ना हासिल था, हमारे साथ ये जुल्म हुआ। अच्छा सर, एक राय ये भी है कि अगर अदालत उज़्मा कोई सख्त फैसला करती है वजीर आजम के हवाले से, तो फिर होगा ये कि वो जाएंगे लोगों में और कहेंगे देखो जी हमें तो काम नहीं करने गया। असल में बात यह है कि दरिया को अपनी मौज की तुगयानियों से काम, कश्ती किसी की पार हो या दरमियान रहे। अब या तो अदालत उज़्मा ये जो वॉइड एब इनिशियो है वो करार ही न देती, ओरिजिनल फैसले में जो आज उन्होंने कहा है ना 178 पैराग्राफ पढ़ ले, तो 178 पैराग्राफ तो ये है कि जहां जहां ये केसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के वो सारे बहाल होंगे। ये स्विस तो एक मुहावरा हो गया है, गोया मुख्तलिफ दूसरे मुल्कों में भी इस तरह के मुकदमात चल रहे हैं। स्पेन की बात भी होती थी, कोई फ्रांस की बात भी करता है, कोई इंग्लिस्तान की बात भी होती, बड़ा जहां जहां है वहां वहां आपको बहाल करने पड़ेंगे। और मलक कयूम साहब ने अटॉर्नी जनरल के तौर पर वहां वहां मुकदमात वापस लिए हैं, ये खत लिखे हैं। ये देखिए, ये तो एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई है। जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर साहब थे ना जी, उनको तो मौजूदा हुकूमत ने बड़ा संभाल के रखा, उन्होंने भी एनआरओ के हक में फैसला नहीं दिया, वो भी एक स्टे पर ही टरखाते रहे। अगर वो फैसला कर जाते तो तब भी सूरत हाल और होती, और सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर ठीक तरह से मुकदमा लड़ा जाता तो शायद वॉइड एब इनिशियो करार न दिया जाता। हुकूमत का ख्याल तो ये होगा ना कि इसको खत्म करेंगे, तो जिस तारीख से खत्म होगा उस तारीख से होगा, उससे पहले के सारे इकदाम वैलिड हो जाएंगे। अच्छा सर, आप अदालत में आपने कल भी कहा था कि अदालत के हम मुमकिन इकदाम या मुतवक्को इकदाम पर बात तो नहीं कर सकते, लेकिन बज़ाहिर इस केस में तो फैसले दो ही नजर आ रहे हैं ना? नहीं, ये तो अब वाजे हो रहा है जी कि भाई ये जो सूरत है वो उसी तरफ जा रही है। अदालत बार बार कह रही है कि हम वजीर आजम को सजा नहीं देना चाहते, उनके खिलाफ फैसला नहीं करना चाहते। आप बस बताइए कि आप खत लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। इस तरफ वो आते नहीं है, ना वो सदर के इस्तिस्ना पे आते हैं, ना वजीर आजम की तरफ से यकीन दहानी कराते हैं कि खत लिखेंगे। अगर ये पेचीदगी वाक़ई हुई है ये कि ये जो मुकदमात हैं इनमें बेनज़ीर भुट्टो जो है वो बुनियादी मुल्ज़म है, और नुसरत भुट्टो साहबा का नाम भी आता है। अब बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई, दुनिया से रुखसत हो गई। अब पीपल्स पार्टी के लिए ये मुश्किल भी पैदा हुई है कि जरदारी साहब का नाम तो आ रहा है, लेकिन असल मुश्किल बेनज़ीर भुट्टो साहबा का मसला भी बन रहा है। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्गू करनी चाहिए थी ना, या आज आर्गू करें कि भाई ये हम नहीं, बेनज़ीर भुट्टो का मामला है, हम इसमें मुकदमात नहीं खोलेंगे। लेकिन वो तो केस ही फिर दूसरे रुख पे चल पड़ेगा। तो फिर ये करना चाहिए था ना। अब अदालत जो है वो तो उन्होंने कहा जी कि इंसाफ जो है वो तो अंधा होता है, काला नहीं होता। लेकिन किसी ने मुझे एक दफा कहा था कि इंसाफ तो अंधा होता है, जज को तो अंधा नहीं होना चाहिए ना। जज की तो आंखें होती हैं, वो देखता है तो फिर उसे फैसला करना पड़ता है। अच्छा सर, अब बज़ाहिर ये फैसला जो है ये सिर्फ एक कानूनी फैसला अगर इसको समझा जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन इस फैसले के पॉलिटिकल रेमिफिकेशन भी होंगे। हाँ, बहुत होंगे। वो क्या अदालत इस मरहले पे कोई किरदार नहीं अदा कर सकती? अदालत जो है वो कोई यानी इस तरह का कोई सियासी जमात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो अब उस मरहले पे आ गई है कि जहां उसको कुछ ना कुछ इकदाम करना पड़ेगा, या तुम नहीं या हम नहीं। अब देखें ना, सुप्रीम कोर्ट तो उन्होंने कहा कि हम इसको फारिग कर दें, आप यहां पार्टी के लोगों को लाके बिठा दें। पहले भी आपको याद है एक दफा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था जहांगीर बदर साहब को, तो जहांगीर बदर साहब को चीफ जस्टिस बना दें। तो अब मुसीबत यह है कि जो फैसला हुआ है एनआरओ का, उसमें अदालत भी फंसी हुई है और हुकूमत भी फंसी हुई है। शम्स, जहांगीर बदर साहब को मिलने से बेनज़ीर भुट्टो की मानवीयत बयान की समझ ज्यादा नहीं आती। एक ब्रेक का वक्त हो गया। 0423636810 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं ताकि आपके सवाल हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। देखते रहिए नुक्ता नज़र।
नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी तौहीन अदालत के केस की। शर्म साहब, एक सवाल जहन में आता है कि 8 जजेस हैं इस वक्त जो ये फैसला सुन रहे हैं, ये अपील सुन रहे हैं। अगर इनमें से 4 एक फैसला दे दें और 4 इख्तलाफ कर लें, फिर क्या बनेगा? फिर चारों नाचार क्या होगा? असल में हुआ क्या है कि जो तसद्दुक जिलानी साहब हैं, वो उन्होंने कहा जनाब मैं तो यूसुफ रजा गिलानी साहब की बीवी का सगा मामू हूं। अच्छा, रिश्तेदारी का मसला था। हाँ जी, तो मैं अपनी भांजी के मियाँ के खिलाफ कैसे मुकदमा सुनूं और सजा सुनाएं तो भांजी को ही घर भेज दें। ठीक बात है। इसलिए वो विड्रॉ कर गए। अब 7 जज सुन चुके थे पहले, अब 8 ही जज हैं, 8 को बैठना पड़ा। तो अब एक तो सूरत यह है कि अगर ये 4-4 हो जाएं, जो नहीं होंगे जी तो फिर तो वो फैसला जो है पहले वाला बरकरार रहेगा। एक तो ये सूरत है। दूसरी सूरत यह है कि जिन 4 में चीफ जस्टिस शामिल होंगे वो फैसला नाफिज होगा। क्यों? चीफ जस्टिस की एक हैसियत होती है कि अगर वो शामिल हो दूसरे बेंच में तो उसका वजन ज्यादा हो जाता है। अच्छा, और हमारे चीफ जस्टिस का वजन तो वैसे भी बहुत ज्यादा, वैसे भी माशाल्लाह वो तो लाखों में एक है, तो इसलिए उनकी तो बात ही और है। तारीख याद रखें कि उनको तो ऐसा चीफ जस्टिस आपको मेरा ख्याल है मिलना बहुत मुश्किल होगा। सर, अदालत ही का एक हिस्सा मेमो कमीशन पर भी मामूर है, अदालती कमीशन जो मेमो पे बना हुआ है, जो वहां कमीशन बना हुआ है जी। उस कमीशन पे मुझे एक बात लग रही है कि वो जो आपका तज्जिया था ना कि काबिल एतमाद शख्स है, इस बात को खत्म कर दिया जाए, वो लग रहा है कि वो बात अब कमीशन के फैसले में भी आ जाएगी शायद। अच्छा, एक बात मुझे और याद आ गई है साहब कि ये जो डिटेल जजमेंट है ना एनआरओ का जी, ये 16 दिसंबर को आया है। ये 16 दिसंबर को ऐसी तारीख है जो पाकिस्तान को रास नहीं आती। इस दिन सब कुछ ढका हुआ, बिल्कुल। इस दिन ये जजमेंट आया जिसने एक गुंजल डाल दी आपके उसके अंदर, पूरी सियासत बांध के रख दी है। मेरे बेटे की शादी थी, वो ऐसा होता था कि तारीख 15 हो रही थी, तो मैंने कहा भाई मैं 16 को वलीमा नहीं करूंगा, तो उन्होंने बाहर जाना था लड़की वालों ने, एक और किस्सा था, तो 15 को शादी की और 17 को वलीमा किया। 16 दिसंबर को आपने भी 16 दिसंबर को बिल्कुल फारिग। हमने कहा ये टेंशन देने के लिए दिन शायद मुनासिब है। हाँ, अदालत ने इसलिए शायद 16 दिसंबर आ गया जी। ये जजमेंट भी उसी दिन आया डिटेल। लेकिन बहरहाल अब ये जो मेमो कमीशन है, अब जो हजरत खान बहादुर मंसूर एजाज साहब वो फरमा रहे हैं जनाब अब मैं तो दुबई भी नहीं आऊंगा, मैं पाकिस्तान में भी नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आऊंगा भाई? मुझे अगर उस पार्लिमानी कमेटी ने बुला लिया तो फिर क्या होगा? गोया पार्लिमानी कमेटी में बयान नहीं देना, सिर्फ कमीशन के सामने देना है, और वो भी अपनी मर्जी की जगह देना है। अब लंदन में दे दूंगा, स्विट्जरलैंड में दे दूंगा। फिर उन्होंने कहा जी मैं हाई कमीशन में आ जाऊंगा। अब कमीशन जो हमारा मेमो कमीशन है उसने ये कहा कि भाई हाई कमीशन जो है उसकी अमारत तो पाकिस्तान का हिस्सा शुमार होती है, क्योंकि डिप्लोमेटिक उसके अंदर ये है ना नॉर्म्स में कि जो किसी मुल्क का सफारत खाना होता है वो उस मुल्क का हिस्सा समझा जाता है। ठीक है, वहां पे रूल्स भी और लॉज भी वही अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा कि अगर ये रूल्स उस पे अपने मुल्क पे अप्लाई होते हैं तो ये भी हो सकता है कि फिर जनाब हमारे वो जो हाई कमिश्नर हैं वो उनको वही पकड़ के बिठा ले। बिल्कुल, क्वाइट पॉसिबल, और उनको फिर एक्सपोर्ट कर दे कमीशन या हमारी पार्लिमानी कमेटी के सामने। लेकिन मुझे तो अब मूड ये लग रहा है कि कोई लोकल कमीशन, कोई वकील मुकर्रर हो सकता है जो वहां जाके उनका बयान ले ले, क्योंकि अगर कमीशन पूरे का पूरा लंदन गया तो बड़ी सुबकी की लगेगी इसमें। और फिर ये भी हो सकता है कि जब ये वहां पहुंचे वो कहे नहीं मैं तो नहीं आता, मैं तो बीमार हो गया हूं। ये भी हो सकता है ना, जैसे वाजिद शमसुल हसन ने किया। तो कमीशन जो है एक तो दुआ है कि वो अपनी डिग्निटी बरकरार रखे। अगरचे आजकल हमारे जज साहबान जो है ना उनको गुस्सा बड़ा जल्दी आ जाता है, क्योंकि मैं ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी जनाब वो तलब कर लिया गया सेक्रेटरी खारजा और कहा गया कि जल्दी अगर ना आए तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। भाई जजों को इस तरह के फिक्रे धमकियां जेब नहीं देती, जरा तहम्मुल से, कोई बात नहीं। कैसे हो सकता है कि वजीर खारजा हो या सेक्रेटरी खारजा हो कमीशन तलब करे वो ना आए? रहमान मालिक सब नहीं भागे भागे आए थे, बिल्कुल आए, और उन्हें आके वहां अखबार नवीसों को झूठा साबित कर दिया। उन्होंने कहा मैंने तो बात ही नहीं कही, देखिए जनाब मेरी क्लिपिंग जो है, और उनकी बात ठीक थी और हमारी जो ब्रेकिंग न्यूज थी उनमें थोड़ा बहुत हेराफेरी हुई थी। अच्छा शम्स साहब, आखिरकार अब ये मेमो कमीशन का
मतलब ये फेसबुक पे भी एक क्वेश्चन है इसी हवाले से, ये मोहम्मद आमिर अराई साहब ने वैसे किया हुआ है, वही सवाल है कि आखिर ये खत्म कब होगा। अब 2 महीने दिए थे ना, और जी अब हो सकता है उसी के अंदर खत्म हो जाए। अभी तो देखते हैं ना कि कैसे आगे चलता है। नहीं, मतलब अगर हम कितनी देर उसका इंतजार करते रहेंगे, नखरे बर्दाश्त अभी तो करेंगे? उन्होंने अभी फैसला करना है ना जी। कि लंदन में बयान ले लिया जाएगा या कुछ थोड़ी सी कमीशन भी अपनी दिखाएगा, जरा ताकत। जी ठीक है। और वैसे लंदन में तो अगर हमीयत भी हो सकता है, लंदन में लेकिन मुनासिब नहीं है इस्तेमाल लंदन में अगर रजा रब्बानी भी चल पड़े कि अच्छा मैं भी वहीं पे मिल लेता हूं उनसे तो फिर क्या होगा? अच्छा सर, एक अहम चीज है, वो है दस्तूर में 20वीं तरमीम जो इस मगर एक वक्त चीज हो सकती है कि अगर ये अपना कोई वकील मुकर्रर करें तो वो भी पार्लियामानी कमेटी भी मुकर्रर कर दे क्वाइट पॉसिबल। और कहे एक दफा तो हमारी हदूद में आई गए ना हाई कमीशन की, तो चलिए हमारा आदमी भी इनका बयान लेगा। हाँ, ये भी हो सकता है। और वहां पे जाएं और फिर मंसूर जहां निकलने ना और पाए। ये बड़ा अच्छा है, हुसैन हक्कानी साहब को कल बुलाया जाए, वो कहें जनाब ये अमेरिका के अंदर जो आपकी हदूद है वही मेरा बयान ले लीजिए। हाँ, तो गोया तो अब ये हो गया कि हमारी जो सर्कस है वो अपनी जगह मुल्क मुल्क में घूम सकती है। अच्छा शामी साहब, जो दस्तूर में जो 20वीं तरमीम का मामला चल रहा है, वो भी अदालत की तरफ से बुनियादी तौर पे एक मसला भेजा गया है पार्लियामेंट की तरफ से। अब सारी पार्टियां उस पर अपने अपने आप यूं कहें कि स्कोर सेटल कर रही हैं। ये स्कोर सेटलिंग जो है, कहीं इस निज़ाम में कितनी देर तक बर्दाश्त की जा सकती है? देखिए बात यह है कि असल में एक हुकूमत क्योंकि फंस गई है यहाँ पे, और हमारे चौधरी निसार अली साहब सोते उठते बैठते जागते चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर गमों को सर एक ब्रेक का टाइम आ गया। जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कह रहे हैं जी गुफ्तगू आप बाद में जारी रखिएगा। मैं आपको नंबर बता दूं 042363680102 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। गुफ्तगू हो रही थी ब्रेक पर जाने से पहले कि अब सेनेट में, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कि दस्तूर में 20वीं तरमीम के बाद अब निगरान हुकूमत जो है वो कैसी होगी। सर अब जो कह रहे हैं कि जो मीनिंगफुल कंसल्टेशन अब कर दी गई है, ये है कि वो तो कह रहे थे कंसेंसस का लफ्ज इस्तेमाल करें जी, तो ये फिर ख्याल पैदा हुआ कि कंसेंसस से क्या नतीजा निकलेगा, ये दोनों कंसेंसस हो ही ना, फिर क्या होगा? ठीक है। तो अब ये सुना है कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन कर दी गई है, यानी ये नहीं है कि आपने टेलीफोन किया और कहा कि जी फलां साहब के बारे में आपकी क्या राय है, हमने कहा बहुत खराब है, उनका अच्छा ठीक है, उसको मुकर्रर कर दिया। हो गई। अब ये पाकिस्तान में जो हुकूमतें बनी है ना मुख्तलिफ, वो तो लंबी कहानी है। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि कंसेंसस से वजीर आजम मुकर्रर हुआ है निगरान, वो कौन सा? और वो मोइन कुरैशी साहब थे। अच्छा अच्छा, जो नवाज शरीफ साहब को नवाज रिप्लेस किया शरीफ साहब, जब गुलाम इसहाक और नवाज शरीफ साहब दोनों रुखसत हुए और दोनों ने इस्तीफा देकर नए इलेक्शन का ऐलान किया, तो बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ और गुलाम इसहाक तीनों के दरमियान में इत्तफाक हो गया कि मोइन कुरैशी को वजीर आजम बनना चाहिए। और जब मोइन कुरैशी ने इलेक्शन कराए तो नवाज शरीफ साहब हार गए उसमें। वो इलेक्शन जो थे खत्म हुए तो राजा जफरुल साहब का बयान फौरन आया कि ये इंजीनियर्ड इलेक्शन थे। गोया उनके नताइज को भी सिदक दिली से या खुश दिली से तस्लीम नहीं किया गया। और नवाज शरीफ साहब के दौर में एक बार आए तो वो बड़े बदमजा थे, शायद उनसे मिले भी नहीं, क्योंकि उन्होंने एक सेनेट में तकरीर कर दी थी, नवाज शरीफ साहब की इकोनॉमिक पॉलिसीज पे बड़ा सख्त क्रिटिसाइज किया था, और फिर ये डिफॉल्टर्स के मामलात और दूसरे ऐसी चीजें उन्होंने कर दी थी जिस पर नवाज शरीफ साहब खुश नहीं थे। और एन इलेक्शन के दिनों में अगर वजीर आजम ऐसी बात कर, ठीक है ना, तो अब ये देखिए वो एक मगर कंसेंसस से वजीर आजम बने थे। तो अब ये है कि अगर ये कंसेंसस से वजीर आजम बने जिसपे दोनों मुत्तफिक हो जाए, और वज़राए आला भी तो बनने हैं ना, निगरान है। अच्छा, अब ये भी इन पर भी मुत्तफिक हो जाए। और जो बाहर बैठे हुए हैं, मैं देख रहा था कल इमरान खान साहब एक टीवी पे बैठे हुए धाड़ रहे थे कि अगर इनमें मुकमुका हो गया और मैं इनको नहीं फिर वो करूंगा, छोड़ूंगा, तो मतलब ये है कि उनको वो भी मौजूद है, उनको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब तो एक बड़े स्टेक होल्डर है वो, और खुद निसार अली साहब कह भी रहे हैं। तो भाई ये फिर इसका मतलब ये है कि ये ट्राइका बनेगी, यानी गिलानी साहब और नवाज शरीफ साहब, या जरदारी साहब लगा लें गिलानी साहब की जगह, और इमरान खान साहब,
3 बड़े यानी स्टेक होल्डर्स होंगे और बाकी भी छोटे छोटे 12 उनके साथ होंगे। तो इसका मतलब यह है कि ये एक धींगा मुश्ती हो सकती है। आपको याद होना चाहिए जब अयूब खान का दौर था ना, तो गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई, सारे लीडर उसमें आ गए थे सिवाय भुट्टो साहब के। ठीक। और उधर मेरे ख्याल बाचानी साहब नहीं थे। तो भुट्टो साहब ने कहा दमादम मस्कंदर, और वो सारी जो थी गोलमेज कॉन्फ्रेंस वो नतीजा खेज नहीं हो सकी। मुजीबुर रहमान ने अंदर बैठकर और भुट्टो साहब ने बाहर खड़े होकर उसको सैबोटाज कर दिया। यानी गोया अब भी ये सूरत हाल बन सकती है कि अगर आप दूसरी सियासी जमातों को इग्नोर करें तो प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, अब इमरान खान जो है वो वहां खड़ा समझते हैं अपने आप को। मैं तो समझू या ना समझू, और आप समझे ना समझे, जैसे 1969 में भुट्टो साहब खड़े थे। अच्छा शम्स साहब, बांग्लादेश में भी तो एक तजर्बा हुआ था ना बांग्लादेश क्या तजर्बा बड़ा दिलचस्प है। वहां 1996 में खालिदा जिया की हुकूमत थी और फिर बड़ा हंगामा फसाद वहां भी रहता था। तो ये इत्तेफाक हुआ और अपोजिशन के साथ मिलकर तरमीम हुई, 13वीं तरमीम कहते हैं उसको। उसमें यह तय हुआ कि जब इलेक्शन होगा तो जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस इलेक्शन से पहले रिटायर हुआ होगा वो निगरान हुकूमत का सरबराह होगा। यानी अगर फर्ज करें वो कानून यहां पे हो तो डोगर साहब जो डोगर साहब बन जाएंगे। वो बन जाएंगे। ठीक है। तो चीफ जस्टिस जो थे वो बनेंगे, और अगर वो तैयार ना हो तो फिर उनसे पहले जो रिटायर होगा वो बनेगा। और उस केस में और अगर वो भी ना तैयार हो तो उनसे पहले वाला जो है वो बनेगा, यानी बनेगा चीफ जस्टिस। हाँ जी। लेकिन अगर चीफ जस्टिस ना तैयार हो या इतनी बड़ी तादाद में पाए ना जाएं तो फिर जो सीनियर मोस्ट जज होगा यानी जो रिटायर हुआ होगा पहले सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, वो बनेगा। अगर वो भी तैयार ना हो तो फिर उससे पहले जो रिटायर होगा वो बनेगा। अगर वो भी तैयार ना हो तो उससे पहले बनेगा। और अगर जजों में कोई अवेलेबल ना हो या तैयार ना हो तो फिर सदर जो है वो चीफ, अब ये बड़ी बड़ी पार्टियों के मशवरे से किसी और आदमी का नाम सजेस्ट करेगा और वो उसको मान लेंगी तो उसको बनाया जाएगा। वहां कहते हैं निगरान वजीर आजम को चीफ एडवाइजर। अच्छा, वजीर आजम नहीं कहते? वजीर आजम नहीं कहते। और वो अपनी कैबिनेट खुद बनाता है और उसके पास डिफेंस के इख्तियारात नहीं है मुतलका अमूर के, यानी फौज उसके मतहत नहीं होती, फौज सदर के मतहत हो जाती है। 13वीं तरमीम जो हुई उस कुछ अरसे के लिए होती होगी। उस वक्त जब इलेक्शन। अब बड़ी दिलचस्प बात हुई, जब ये खालिदा जिया की हुकूमत थी 2004 में, तो इलेक्शन आया सर पे, तो उन्होंने देखा कि ये जो चीफ जस्टिस रिटायर हुआ है पहले, जिसको आप चीफ एडवाइजर बनना है, ये तो हमारे बड़ा खिलाफ है। अच्छा, ये तो हमारी बनी नहीं है। जैसे मसलन आप देखिए गिलानी साहब को या जरदारी साहब को फर्ज करें इलेक्शन कराना हो और पहला रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब, तो उन पर क्या गुजरेगी? माशाल्लाह। तो उन्होंने कहा अब क्या तरीका को ढूंढा जाए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उनको 2/3 मेजोरिटी हासिल थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट कर दी। अमेंडमेंट करके जो मौजूदा चीफ जस्टिस था ना, उसकी ओहदे की मुद्दत बढ़ा दी। ठीक है, ठीक है, ताकि ये रिटायर ही ना हो और ना वजीर आजम बने, ये इलेक्शन तक रिटायर ना हो, और इससे पहले जो रिटायर हुआ है वो बन जाए हमारा चीफ एडवाइजर। तो उसमें फिर दिंगा मुश्ती हुई ऊपर उनकी, अल्टीमेटली उनकी भी हुकूमत खत्म हुई, दूसरों की भी खत्म हुई, लेकिन ये ट्रिक्स वहां भी चले हैं। तो उन्होंने इसको अब हमारे यहाँ तो ये भी नहीं हो सकता। हमारे यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके बारे में भी आप ये तय नहीं कर सकते कि चलिए उनको ही बना लें हम, उस पर भी झगड़ा हो जाएगा। वैसे शाम साहब, हम सारे मिल के कोई कंसेंसस क्यों नहीं डेवलप कर लेते कि एक वजीर आजम की बजाय पहले वाली हुकूमत ही इलेक्शन कराते, जैसे दुनिया के कई महज़ब मुल्कों में भुट्टो साहब के दौर में हुआ ना, तो फिर इतनी धांधली हुई कि आसमान रो पड़ा, जमीन थर्रा गई, और एक इतनी बड़ी तहरीक चली जो सबसे बड़ी तहरीक समझी जाती है सब कॉन्टिनेंट की, और उसके नतीजे में फिर मार्केला लगा ज़ियाउल हक का, और फिर 11 साल माशाल्लाह उनकी हुकूमत रही। तो भाई 11 साल के मार्शाल्लाह से बेहतर है कि कोई निगरान वजीर आजम ही बना लिया जाए। यानी अब जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें दोनों पार्टियों के एक दूसरे पे एतमाद नहीं है। एतमाद तो करना पड़ेगा ना। साहब, क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो भी अपना स्ट्रांगली ट्रूथफुली अपना काम करता नजर आएगा? नहीं, इलेक्शन कमीशन पर भी तो कंसेंसस हुआ है ना, 4 मेंबर इत्तेफाक राय से बने हैं। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर होना है। अब हमारे दस्तूर में एक शर्त ये हमने लगा दी, हम तो एक रास्ते बड़े खराब करते हैं अपने, कि ये रिटायर्ड जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का।
ठीक है। अच्छा, अब ये जो जज है, अब अगर इसमें भी तरमीम करने की जरूरत है। अगर कंसेंसस होता है, किसी अफसर पर हो जाए, किसी रिटायर्ड जर्नल पर, किसी पर हो जाए, किसी सहाफी पे हो किसी जाए। सहाफी तो हम जैसे लोग भी तो हैं। हाँ, ये तो हो सकता है। अब ये आपकी तो खिदमत मेरा ख्याल है फरीकैन हासिल कर सकते हैं। सर एक ब्रेक का वक्त आ गया। 042363680102 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। और अब देखते रहिए नुक्ता नजर और गुफ्तगू जारी रहेगी एक वक्फे के। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। हमें बहुत सी शिकायतें फेसबुक पे, ईमेल्स पे, फ़ोन्स के जरिए मौसूल हो रही थी। लोग हमसे शिकायत कर रहे थे कि सवालात का हिस्सा जो है वो बाज़ औक़ात गुफ्तगू की वजह से मुतासिर होता है और सवालात लोग नहीं कर पाते। तो सेनेट पर हमने बात भी करनी थी, लेकिन सेनेट को हम कल के लिए शाम से मुलतवी कर रहे हैं। सवालात का हिस्सा जो है आज मुकम्मल तौर पर हम वक्त उसे दे रहे हैं। तो सबसे पहले फेसबुक पे एक क्वेश्चन है, ये किया है फैज़ साहब ने। और फैज़ साहब कह रहे हैं कि जी राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि बाबर अवान से शैतान को भी शिकायत है। ये बताएं कि राना सनाउल्लाह को शैतान ने ही खबर खुद दी है। हालांकि मेरा तो ये ख्याल था कि शैतान से बड़े अच्छे ताल्लुकात है दोनों के। तो फिर ये कैसे एक शिकायत कैसे पैदा हो गई? ये एक मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाऊं। एक दफ़ा पंजाब यूनिवर्सिटी में एक मुशायरा था, उसमें एक लड़की थी बड़ी प्रोग्रेसिव, तो उसने एक नज़म पढ़ी, मस्जिद के मीनार पे चढ़कर मैं और शैतान देख रहे थे। तो वो हफीज जलंधरी साहब जो थे प्रिजाइड कर रहे थे, वो मेरे साथ मैं भी बैठा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि कुड़िए तू उथे की करन गई सी शैतान दे नाल। तो ये सवाल हम राना सनाउल्लाह से पूछ सकते हैं। पूछ सकते हैं। अच्छा शम साहब, ये निगरान हुकूमत के हवाले से शमीम अहमद अंजुम साहब हैं, ये कह रहे हैं कि क्या रजा रब्बानी को निगरान वजीर आजम बनाने का फैसला हो गया? नहीं, हो सकता है अगर मुस्लिम लीग नून और बाकी सियासी जमातें इस पर तैयार हो जाए तो रजा रब्बानी साहब एक मोहतरम शख्स हैं। लेकिन वो कोई ये इस तरह की शराइत नहीं होती निगरान के लिए कि वो इलेक्शन भी नहीं लड़ेगा? इलेक्शन नहीं लड़ सकता वो। अब मगर वो तो सेनेटर है ना जी, तो उनको इलेक्शन लड़ने की जरूरत ही नहीं है। अब ये कर दिया कि कोई भी काबीना का रुकन भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, इंटरिम काबीना का। ठीक, यानी मुकम्मल तौर पर सियासत से परहेज जरूरी है। परहेज जरूरी है। अच्छा, ख्वाजा सलमान साहब है अमेरिका से। अस्सलाम वालेकुम। आपसे परहेज जरूरी है, सियासत से। अच्छा, ख्वाजा सलमान साहब अमेरिका से। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। जनाब वाला, लगता है आपका फोन भी सुर्ख फीते का शिकार है। 2-3 बार लाइन ही वो काट दी गई या कट गई। ये आपकी मोहब्बतों का नतीजा है सर। जी जी, वो गुजारिश ये है कि देखिए, आप एंकर हजरात या तज्जिया निगार, आप सब पे एक इंतहाई जिम्मेदारी आयद होती है कि ये हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं इनको प्लीज गाइड करें, इनको समझाएं कि ये जो मसाइल हैं पाकिस्तान के, इनके ऊपर बात करें, इनका हल निकालें, ना कि ये दूसरे 20वीं तरमीम और 18वीं तरमीम और इधर उधर के मसाइल को लेकर ये टीवी पे आ जाते हैं और वक्त जाया करते हैं, आवाम का भी और लोगों का भी। इनमें इतनी सेंस आ जानी चाहिए अब तक। देखिए बात यह है, लोगों के जो मसाइल हैं ये सारी चीजें जरूरी हैं क्योंकि दस्तूर का मामला भी जरूरी है। 20वीं तरमीम ठीक नहीं होगी तो इलेक्शन कैसे मुनसफाना होंगे, वो भी जरूरी है। और लोगों के मसाइल हल करना भी जरूरी है। जैसे हम हवा जरूरी है ना, पानी भी जरूरी है, रोटी भी जरूरी है। अच्छा शाम साहब, अभी आपने ख्वाजा साहब का भी ये तासुर सुना और बहुत से तासुरात हमारी फेसबुक पे भी आते हैं। वो यही है कि वो जिम्मेदारी डालते हैं मीडिया पे कि वो सियासतदानों को एजुकेट करें। क्या हम कर सकते हैं? नहीं, वो हम तो सियासतदानों को की तरफ देखते हैं कि वो एजुकेट करें लोगों को। लीडर जो होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन बहरहाल हम भी अपनी गुजारिशात पेश करते रहते हैं। हम ये नहीं कहते हमने एजुकेट करेंगे, हम तो अपनी असिस्ट करते हैं, तज्जिया करते हैं। एक बात। दूसरी बात ये, लोगों में एक बड़ा गलत ये मामला आ गया है कि वो कहते हैं जी हमारे मसाइल हल करो जी, 20वीं तरमीम का क्या है। भाई मसाइल भी तो उसी तरीके से हल होंगे ना जब मुनसफाना इंतखाबात के जरिए हुकूमत बनेगी। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, आप इनको अलग अलग ना करें। शहनाज है मीरपुर खास से। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं ये मेरे 2-3 सवाल हैं जिसके जैसे आप एक सवाल आज कर ले, बाकी फिर नहीं, मैं मुख्तसर से करूंगी। फौरी मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब चीज जैसे सबको ये मालूमात है, उनको भी मालूम है, जाहिर है वो एक सुप्रीम कोर्ट है तो उनको मालूम है कि उनको इस्तिस्ना है, तो वाहिर तो फिर उनको खत लिखने पर जोर क्यों? क्या ये चौधरी इफ्तिखार होकर सोच रहे हैं या चीफ जस्टिस? अच्छा, दूसरा नंबर ये
कि मंसूर एजाज जो हैं वो यहाँ पर 3-4 बार नहीं आए, तो क्या ये तौहीन अदालत नहीं? और अगर इनको वहाँ पर स्टेटमेंट लेने के लिए वहाँ इजाजत देना, तो उससे ये मैसेज जा सकता है कि पाकिस्तान एक खतरनाक मुल्क है और उसकी मैशत से खतरात होंगे। शहनाज साहबा, बिल्कुल आपके सवाल नोट हो गए। साहबा ने तो बड़े जबरदस्त सवाल किए हैं और यह समझिए एक किस्म की बमबारी कर दी है। तो सुप्रीम कोर्ट का सवाल सुप्रीम कोर्ट की खिदमत में पेश है, मेमो कमीशन का सवाल मेमो कमीशन की खिदमत में पेश है। इन पर गौर करें। और ये देखिए, कश्मीर से एक खातून के सवालात हैं, लेकिन इनमें एक बड़ी काट पाई जा रही है। अब्दुल लतीफ साहब है कश्मीर से। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल लतीफ साहब। वालेकुम सलाम सिंह। जी जी लतीफ साहब। जनाब शामी साहब से सवाल करना है। हाँ जी, हुक्म। हाँ जनाब, ये आपसे ये पूछना है, तो पहले ये हमें बताएं कि पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि भाई हम बीबी की कब्र का ट्रायल नहीं करना चाहते। इसका मतलब ये है कि जो पैसे हमारे कौम के उधर स्विस बैंक में है, इसका मतलब है तो बीबी ने वहां जमा किया। और दूसरा सवाल ये है आपके कि ये 20वीं तरमीम का थोड़ा डेफिनेशन कर दें कि ये हमें समझाएं कि ये है क्या, इसका हमें आवाम को क्या फायदा होगा। जी अब्दुल लतीफ साहब। देखिए, बात यह है कि क्योंकि बीबी शहीद हो चुकी हैं और शहीदों से हिसाब किताब नहीं होता, अल्लाह भी नहीं लेगा, तो फिर बंदों को क्या जरूरत है लेने की। तो उनको उससे अलग रखा जाए तो बेहतर होगा। बाकी आपने कहा 20वीं तरमीम का, 20वीं तरमीम का फायदा यह है कि जो असम्बलियों के अरकान 28 हैं उनकी नशिस्तें महफूज रह जाएंगी। और इस बहाने अगर इंतखाबात मुनसफाना होने की तवक्को पैदा हो जाए और इलेक्शन कमीशन पर और निगरान हुकूमत पर इत्तफाक हो जाए, तो उसमें क्या बुरा है। यानी मजबूरी तौर पर हमारी गवर्नेंस बेहतर होगी, हमारी नई हुकूमत बेहतर होगी। सुफियान साहब है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम सुफियान। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? जी जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर कोई मोरल एथिक्स भी होते हैं, जैसे चौधरी निसार साहब ने कहा था कि जी इमरान खान के साथ मैं मुहर्रम के बाद पूरी कौम के सामने लाऊंगा, शहबाज शरीफ ने कहा असल चेहरा लाऊंगा, राजा रियाज कुछ कहते हैं। सर ये बात कहकर पूरी ना करना, ये भी तो बहुत बुरी बात है। चलिए जनाब, आपकी बात उन तक भी पहुंच गई होगी। अगर वो खामोश हो गए थे तो अब आप उनको उकसा रहे हैं। तो फिर सियासतदान तो हर वक्त तैयार होते हैं उकसाने के लिए। फजल मोहम्मद शाह साहब हैं फैसलाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम जी, शामी साहब से बात हो सकती? जी जी आप कर रहे हैं जनाब। हाँ जी शामी साहब, ऐसा है मसला कि इंडिया की आबादी 1.5 अरब के करीब है और उनके जो एमपीज हैं वो तकरीबन 550 है। और माशाल्लाह हमारी आबादी जो है वो 18 करोड़ है, हमारे एमएलए जितने हैं, इसमें कुछ कमी का नहीं हो सकता हिसाब किताब कुछ ज्यादा। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये जब मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग हुआ है, उस वक्त शायद 300 अरकान थे पूरे पाकिस्तान के, दोनों तरफ के 313 कुल मिला। और अब ये अरकान जो है हमारे परवेज मुशर्रफ साहब ने एक कसीर तादाद में औरतें उसमें शामिल कर दी और उससे तादाद मजीद बढ़ गई। पाकिस्तान की असम्बलियों की तादाद कम होनी चाहिए, ये इसमें कोई शक नहीं है। मैं इसमें आपके साथ हूँ। अली अवान साहब हैं हाफजाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल शामी साहब से है। मैं शामी साहब का बड़ा फैन हूँ। हुक्म फरमाएं। जी, ये शामी साहब से मेरा सवाल है कि ये तनकीद तो बहुत करते हैं तजज़िया निगार और बड़े बड़े एंकर, मुझे ये बताएं कि इस हुकूमत पर ये तनकीद का कोई असर हुआ है या इनकी कोई इस्लाह हुई है? आपको लग रहा है? अगर तो आपको लग रहा है कि इस्लाह हो चुकी है, फिर तो असर हो रहा है। और अगर आपको लगता है कि तनकीद की मजीद जरूरत है तो फिर इंतजार कर ले, सब्र कर ले, हो रही है। शाम साहब एक और भी तो हो सकता है कि अगर ये तनकीद ना होती तो फिर क्या होता। बिलाल साहब है जी इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। वालेकुम सलाम भाईजान, कैसे हैं? जी जी बिस्मिल्लाह। सर जी मैंने ना आपसे ये पूछना था, हाँ जी, ये जो है ना अपना शेख रशीद साहब की ख्वाहिश कब पूरी होगी? ख्वाहिश? कौन सी ख्वाहिश? शादी की ख्वाहिश या कुछ और ख्वाहिश है ना? फौज आए, कब आए, क्या फतू किया हुआ है, कैसे हुआ है? आसानी से तो पूरी होती नजर नहीं आती। अब देखें, शादी नहीं हो सकी तो ख्वाहिश दूसरी क्या पूरी होगी। अच्छा शाम साहब, एक रिदा साहिबा ने सवाल किया है फेसबुक पे। वो कहती जी कि एतजाज अहसन साहब का रोल क्या होगा, क्या बाबर अवान की तरह? नहीं, बाबर अवान है, इत्तेदाद एहसन है। कुजा आप, कुजा मैं, आप हैं, मैं हूं,
कुजा आप, कुजा मैं। इस सवाल पे मेरा ख्याल है दोनों माइंड कर सकते हैं और इत्तेजाज हसन कुछ ज्यादा माइंड कर सकते हैं। अच्छा शामी साहब, एक आखिरी बड़ा दिलचस्प सा क्वेश्चन उन्होंने खालिस्तान आपके बारे में पूछा। उन्होंने कहा जी शामी साहब को आपको खाने में क्या पसंद है, आप किसी एक डिश का नाम बता दें। अच्छा, आपने जो आप खिलाएंगे वो मैं खा लूंगा। मैं रिस्क हलाल खिलाने पर हर वक्त तैयार रहता हूँ। जी शामी साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। नाजरीन, आप वैसे तो हमारे दिल में रहते हैं, लेकिन अब मुलाकात जो है वो आपसे कल होगी और इसी वक्त होगी। आज के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।